कि मैम आप ऐसी चीज़ों पे रोक लगा रही हैं, मतलब चिकन वगैरह पे रोक लगा रही हैं इस समय। आप शराब को ले क्यों नहीं रोकती, आप रेपो क्यों नहीं रोकती? इतने बड़े-बड़े मुद्दों से आपको कनेक्ट किया जाता था। केजरीवाल जी की वज़ह से आप काम नहीं कर पा रही थी। हर एक चीज़ एकदम तुरंत करने वाली नहीं होती। जिनका जाता है उनको दुख होता है कि हाँ भाई कुछ हुआ है। जब आपके प्रधानमंत्री ने बैन किया है तो इसका मतलब कुछ गलत चीज़ है, बैन किया है। देश के गद्दार हैं जो भी वो ड्रामा वगैरह देख रहे हैं, नहीं देखना चाहिए। आप फाइनेंशियली किसी को भी मदद करते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आप। फाइनेंशियली मदद करना बहुत गलत है। आप मत करिए, आप देश के गद्दारों में से ही एक है। डराने के लिए, धमकाने के लिए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? बताना नहीं चाहती, एक आध फ़ोन मिला देते हैं तो लेकर मैंने गाड़ी लेके चलो जहाँ से फ़ोन आया पता करो कहाँ से आया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर तो उसके घर में घुस के मारना है जिसने मुझे गलत बोला है। 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके पीछे आज का युवक भाग रहा है। जैसे नशा हो गई, प्यार, मोहब्बत हो गई मैम, नकली, सब नकली, हाँ दिखावा हो गया, सब नकली है। मुझे भी खतरनाक धमकी दिलवाना चाहती हो क्या तुम? नहीं चाहती हो ना मैं दीदी के पास जाऊँ। दीदी का राजनीति का तरीका बहुत गलत है। नेगेटिव लोगों को खड़ा करना, उनसे हंगामा करवाना, वो राजनीति नहीं है, गुंडागर्दी। बिल्कुल। राजनीति की परिभाषा अलग। लेकिन हम दबंगई की बात आती है तो बीजेपी तो आ ही आती है। दबंग होना गुंडागर्दी नहीं होता। यस, सही और गलत को चुनने वाला भी दबंग होता है कि आप सही और गलत को बताओगे नहीं भाई तू गलत है, ये काम नहीं होना चाहिए। जैसे कि योगी जी की बात आती है ना, हाँ वो तो गुंडा राज चलाते हैं। क्या पाया समझ ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था कि पार्षद बहुत बड़ी चीज है या डू और डाई था, नहीं। स्वाभिमान की लड़ाई थी, सम्मान की लड़ाई थी, झूठ और सच की लड़ाई थी। मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहती हूँ, या तो कुछ कर दिखाइए या करने दीजिए किसी, या तो कुछ कर दिखा दीजिए। हो सकता है आपकी बीवी में आपसे ज्यादा काबिलियत। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका यूथ ऑब्जर्वर में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आई हूँ पड़पड़गंज की सांसद और पार्षद के पास, जिनका नाम है रेणु चौधरी जी, जिन्होंने पड़पड़गंज का पूरा नज़ारा ही बदल दिया। इनके आने के बाद अब पड़पड़गंज इतना स्वच्छ हो चुका है। जानते हैं मैम से। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। तो मैम, देखने को भी मिल रहा है, मैं भी यहाँ पे इतने समय के बाद आई हूँ, जो पड़पड़गंज पहले था वो पड़पड़गंज अब बचा नहीं। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी आपके इसके लिए? नमस्कार, मैं रेणु चौधरी, वार्ड नंबर 197 पटपड़गंज से आप सब लोगों के बीच बैठी हूँ। मेरे जितने भी इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, पेज लाइक करते हैं, उनको बहुत-बहुत, छोटों को बहुत-बहुत प्यार, साथियों को प्यार और बड़ों को नमस्कार है। आप लोगों की वजह से आज जहाँ भी हूँ, आप लोगों की वजह से हूँ। पटपड़गंज सुधार तो माँगता है हर एक चीज़। जब भी कोई चीज़ नई आती है तो कुछ अच्छा होना चाहिए उसका। बिल्कुल। यस मैम। मैम, पड़पड़गंज में सबसे ज़्यादा जो था नाली, सीवर, है ना? पार्कों की दिक्कत थी, और आपकी वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आप ग्राउंड लेवल पे जाके इन सभी कामों को करती हैं। तो कभी ऐसा नहीं होता कि कोई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैम, कुछ लोग होते हैं बदतमीज़, जिनकी अब्यूज़िंग यूज़ करते हैं, तो आप जा रही होती हैं, तो बोलते हैं ये आ गई, ऐसा कुछ कभी फेस करने को? कभी कभी नहीं हुआ। जो नॉर्मल मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उनको लेके चलती हूँ। जो कंप्लेंट्स आती हैं मेरे पास, उसी का हल करना चाहती हूँ और उस हल के लिए ही एक्शन लेती हूँ मैं। बिल्कुल। और कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे संग, कभी भी। प्रभु आगे करे भी ना, हाँ। लोग सम्मान करते हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि नहीं करना चाहिए, 1-2 बारी बोलना पड़ता है, फिर आदमी खुद ही इरिटेट भी होता है। मैं बार-बार बोलती हूँ एक ही चीज़ को, उसको बार-बार दोहराते हैं, तो फिर गुस्से में थोड़ा-सा मानते हैं वो। बिल्कुल मैम। मैम, अभी आपने देखा हमारे देश में एक हादसा हुआ, बहुत दुर्गति हुई, बहुत ही ज़्यादा दुर्गति हुई। भागते रहो। तो उस हादसे को लेके आपका क्या कहना है मैम? बहुत बुरा हुआ, मगर होने को कोई नहीं टाल सकता। बिल्कुल। 242 लोग पैसेंजर्स उसमें फ्लाई कर रहे थे और बहुत बुरा हादसा है ये। भगवान आगे कभी भी हमारे देश को ऐसी बुरी घटनाओं से सामना ना करवाए। मैं यही कहती हूँ और मेरे मन में बड़ी श्रद्धांजलि है उन लोगों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए। बिल्कुल। मैम, उस हादसे में एक ऐसी अद्भुत और अलौकिक चीज़ हुई, उसमें मिली भगवद गीता। सब कुछ राख हो चुका था लेकिन भगवद गीता बच गई थी। तो लोग उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं कि अगर भगवद गीता थी, अगर कृष्ण भगवान थे, तो ये होना ही नहीं चाहिए था। तो इन चीज़ों को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगी? जब कृष्ण भगवान की मृत्यु कृष्ण भगवान नहीं रोक पाए, होने को कोई नहीं टाल पाया। और सबसे बड़ी बात है, भगवान नष्टवान नहीं है, भगवान अमर है, भगवत गीता अमर है, जो हमारे ग्रंथ हैं वो अमर है।
उन पर विश्वास कीजिए और जो होनी है वो तो होगी। होनी को कोई नहीं टाल पाएगा। दिन-रात जो पंडित पूजा करते हैं मंदिरों में, क्या इनकी मृत्यु नहीं आती? जो दिन-रात प्रार्थना करते हैं, न जो नर्स हैं हमारी सेवा करते हैं, क्या उनकी मृत्यु नहीं आती? डॉक्टर्स की मृत्यु नहीं आती? सबकी आती। जो होनी है उसको कोई नहीं टाल सकता। ज़िंदा मैम एमसीडी के अंदर अगर आप देखेंगी सबसे ज़्यादा किन चीज़ों को लेके आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी थी? एक एनक्रोचमेंट और एक एक जो नए-नए खत्ते जो बनाते हैं ना, अपने घरों के बाद हमारा रोज़ जो हमारा टिप्पर है वो अक्सर सवेरे और दोपहर में आता है, मगर लोग उधर नहीं डालते। लोग जाके नए-नए खत्ते बनाते, जॉब पर निकल रहे हैं 6 बजे तो कहीं नई जगह डाल गए। ये बहुत लोगों को बहुत जागरूक होना पड़ेगा। आप खुद अपने आप को साफ रखना चाहते हैं, आप खुद जागरूक कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं सरकार गंदगी कर रही है, सरकार को सफाई नहीं करवानी, सड़कें नहीं बनवानी और अभी जैसे कि आपने बताया कि आप कर रही हैं उसके बावजूद वो नहीं मान रहे, नहीं मान है ना? तो आपकी जितनी भी यहाँ की जनता है, वो आपसे कैसे कनेक्ट होती है? वो आपके पास कंप्लेंट्स कैसे करती हैं? मैं ऑफ़िस में बैठती हूँ 3-4 घंटे ऑफ़िस में बैठती हूँ और मेरे से कनेक्ट होती हैं और काफ़ी मैं ये देखती हूँ जो भी मुद्दे छोटे-मोटे मुद्दे होते हैं कॉम एंक्रोचमेंट के होते हैं जो हमारे लोगों के लिए जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर रिहाइश कर रहे हैं, उनके लिए जो मुद्दे हैं वो मैं सबसे ज़्यादा सुनती हूँ क्योंकि दुकानदार और रेहड़ी पटरी वाले बाहर के हैं ज़्यादातर यहाँ पर। वो गंदगी फैलाते हैं, गंदगी करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। जो हमारे लोग यहाँ पर रिहाइश करते हैं उनको उस गंदगी का सामना करना पड़ता है। वो मुद्दे मैं सुनती हूँ, लोगों से मुझे बताते हैं, उसके लिए मैं एक्शन लेने की कोशिश करती हूँ और एक्चुअली लेती यस मैम। मैम आपने कोई इसके लिए कोई स्पेशल फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर रखा है क्या लोग? हाँ, मेरा एमसीडी नंबर है और मेरा इंस्टाग्राम पर भी डला हुआ है, फेसबुक पे भी वही नंबर है और लोग मेरे से कॉन्टैक्ट भी करते हैं उस नंबर पर काफ़ी। मैम आपकी एक वीडियो थी जो उस समय तो मैं काफ़ी वायरल हुई थी और आपको ही याद होगा नवरात्रों के टाइम पे वो वीडियो आप पे डाली थी और उस वीडियो के अंदर सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव कमेंट्स थे वो कमेंट्स ये आ रहे थे कि मैम आप ऐसी चीज़ों पे रोक लगा रही हैं मतलब चिकन वगैरह पे रोक लगा रही हैं इस समय आप शराब को ले क्यों नहीं रोकती आप रेपो क्यों नहीं रोकती इतने बड़े बड़े मुद्दों से आपको कनेक्ट किया जाता था तो चीज़ों में आपका क्या कहना है? नहीं, शराब का तो जो सरकार जो स्कीम लाएगी उसके अनुसार चलता है, मगर जो मीट है, मीट व्यापारी हैं उनको तो इतना समझना चाहिए कि धर्म के पर्व चल रहा है, एक दिन चल रहे हैं, उसको मैं थोड़ा-सा अपने आप को भी ये सोच के चलना चाहिए। मैं ईद पर भी जाती हूँ, ईद पर भी आपने देखा होगा मस्जिदों के सामने उन लोगों से आग्रह करती हूँ कि आप लोग सब सफा रहिए, साफ रहिए। आप लोगों को ईद मुबारक हो और ईद हम मीठी सेवई खाकर बनाएँगे और नवरात्रे हम शाकाहारी होकर बनाएँगे। ये मैं बोलती हूँ मुझे मेरे लिए हिंदू मुसलमान एक ही हैं क्योंकि हमारे देश में हमारे भाई हिंदू भी हैं, मुसलमान बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही थी मैं बैंक के तो मैंने एक कमेंट देखा बहुत ही कॉमन कमेंट था वो हर वीडियो पे आ रहा था कि जो मुंबई के वासी है ना तो वो कह रहे थे कि हमारे पास क्यों नहीं है ये हमारे पास होनी चाहिए थी यहाँ तो कोई सफाई ही नहीं करा था काफी कंजेस्टेड भी है कंजेस्टेड रहती है वहाँ पे तो वो बहुत मांग रहे हैं आपको तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? नहीं मैं तो दिल्ली ही रहना चाहती हूँ, उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ, पहल आप लोग कीजिए, सरकार आपके साथ है। जनप्रतिनिधि आपके साथ है मगर पहल आपको करनी पड़ेगी। आज मुझे 2.5 साल हो गया लगातार बोल रही है कि आप सफाई रखिए, अब भी मेरा वार्ड पूरा सफा नहीं हुआ। मगर मैं अपने क्षेत्रवासियों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना बस चाहती हूँ। 50% उन लोगों में जागरूकता आई है और एनक्रोचमेंट कम हुआ है। सुधार बहुत है बहुत सुधार है, बहुत सुधार। मैम जब मैं आपसे पिछली बार मिली थी तो आपने मुझे एक चीज़ बताई थी कि केजरीवाल जी की वजह से आप काम नहीं कर पा रही थी है ना उन्होंने बहुत सारे आपके काम रोके आपके फाइक की वजह से आज ये काम रोक रहे थे लेकिन अभी तो बीजेपी सरकार आज की तो आपको सहायता मिल रही है पर्याप्त रूप से? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सहायता मिल रही है, फंड आएगा और अच्छे हम लोगों में अपना टेंडर वगैरह लगाया हुआ है, रोड्स का और फुटपाथ का। जो फुटपाथ मेरे क्षेत्र में टूटी हुई हैं, रोड्स पहले भी मैंने 5-7 गलियाँ बनवाई हैं, जो मेरा फंड आया था 75 लाख रुपए 2 सालों में, मैंने 5-7 गलियाँ बनवाई। उसमें जो भी दिक्कत आई एमसीडी में, जो जैसे मेरा यहाँ पर डिस्पेंसरी है, उसमें फायर की सिस्टम नहीं था, वो फायर का लगवाया। तो जो भी समस्या होती है और अब ये है कि अब अपनी सरकार है बीजेपी सरकार है, कामकाजी सरकार है, तो फंड आएँगे तो फुटपाथ जो टूटी हुई हैं उनको टाइलों को हटा के कंक्रीट का पूरा फुटपाथ बनाएँगे ताकि बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएँ चिकन से चल पाएँ। वाह! वाह! आपकी सोच और आपका काम दोनों ही दिखाई देता है। मैम जैसे कि आप इस बात को बोल रही थी कि पानी और जल दोनों यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गंदा आता था पहले, बीमार होते थे लोग।
है ना? तो आपने इसके ऊपर भी काम किया है कि लोगों को जो आप जल है वो स्वच्छ मिले और टाइम टू टाइम मिले। कई-कई बार होता था ना कि लोग एक-एक दिन वेट करते थे कि क पानी नहीं आता था नीचे की तरफ से, वेट करते रह जाते थे। तो इसके ऊपर आपने नहीं, अभी फिलहाल में ये पाटन नगर में एक समस्या आई महिला को, मेरी बहन को, कि जी पानी नहीं आ रहा था। तो मैंने उसमें संदीप जी हैं हमारे एक्शन, उनसे बातचीत करी और वो तुरंत विधायक जी से कहा, तुरंत आने लगा। देखो मैम हमारे देश में मैम इतने समय से इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी देखते-देखते जब वॉर होने लग गई, है ना? सिंदूर की लड़ाई हुई इतनी बड़ी, है ना? ऐसा लगता था कि ये वॉर पता नहीं कितनी लंबी जाएगी, कितने लोग भी शहीद भी हुए, है ना? तो उस वक़्त जब आप ये सारा सिनेरियो देख रही थी, हिंदुस्तान का व्यक्ति प्राउड भी फ़ील कर रहा था लेकिन कहीं न कहीं अपने कहें आर्मी मैन्स को लेके, अपने फौजी भाई को लेके टेंशन में भी बहुत ज़्यादा रखा था। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ। हर एक चीज़ एकदम तुरंत करने वाली नहीं होती। जिनका जाता है उनको दुःख होता है कि हाँ भई कुछ हुआ है। मगर जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर बहुत सी दिक्कतें हैं, बहुत सी परेशानियाँ दाएँ-बाएँ हर चीज़ देख कर करना पड़ता है। मगर मोदी जी ने देशवासियों का सम्मान करा और हमारे जो आर्मी के लोग हैं वो हर समय आप ये देखिए ना, हम लोग तो घर में सोते हैं और वो जगते हैं क्योंकि हम आराम से इसलिए सोते हैं कि रखवाली वो हमारी देशों की कर रहे हैं, सरहदों की कर रहे हैं, इस वजह से सो पाते हैं। उनका सम्मान कीजिए, शायद से उनको बेस्ट और फैसिलिटीज़ दीजिए। जहाँ ट्रेन्स में, बसों में आप कहीं भी चलते हैं या कुछ भी करते हैं, आप उनके लिए ये सोचिए कि वो खड़े हैं तो आप उनको बैठाइए और उनको इज़्ज़त दीजिए, यही आपके देश की रीत से है। बोलने से, भारत माता की जय बोलने से नहीं, अपने सैनिकों को सम्मान देने से हमारी जय है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। कई बार अभी जो हमारे देश के लोग हैं ना मैम बहुत से, वो पाकिस्तानी ड्रामास को लेके ना जो हमारे सीरियल बोलते हैं उनका ड्रामा, कितनी ड्रामेबाज़ हैं अभी। उनको ड्रामा करना आता तो ड्रामा सीखते बेसिकली। तो बहुत पागल हो रहे हैं उसको देखने के लिए। पैसे लगा-लगा के उस ड्रामास को देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में रह के तुम पाकिस्तानी ड्रामास देख रहे हो? प्लीज़ मुझे चाहिए था आपसे इस चीज़ का जवाब क्योंकि इस चीज़ का जवाब आज से ज़्यादा समझना चाहूँगी मैं। आज जो पाकिस्तानी ड्रामास हैं, वहाँ के सीरियल्स हैं, वो यहाँ बैन कर दिए मोदी ताकि देख ना सके। लेकिन उन्होंने मेंबरशिप देनी स्टार्ट कर दी, जिससे पैसे दे के वो इंडियंस लोग भी देख सकते हैं। लेकिन कई हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो पैसे देख के भी पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं। जब आपके प्रधानमंत्री ने बैन किया है तो इसका मतलब कुछ गलत चीज़ है, बैन किया है। देश के गद्दार हैं, जो भी वो ड्रामा वगैरह देख रहे हैं, नहीं देखना चाहिए। आप फाइनेंशियली किसी को भी मदद करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आप। फाइनेंशियली मदद करना बहुत गलत है। आप मत करिए, आप देश के गद्दारों में से ही एक हैं, वही को जो भी देख रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री ने बैन कराया तो कुछ गलत ही होगा ना, इसलिए बैन कराए कि हमारे देश को तो हानि पहुँचा रहे हैं और हम उनको फाइनेंशियली मजबूत करते हैं। फाइनेंशियली मजबूत अपने दुश्मनों को मत करिए, जिस दिन वो फाइनेंशियली मजबूत होगा, आपके ऊपर ही हावी होगा। यस मैम, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है मैम, पिछली बार भी बॉयकॉट हो गया था पाकिस्तानी एक्टर्स का। जो खुद मरा हुआ है, वो क्या वजह तो ये हद हो गई कि लोग बोल रहे थे अटैक हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा वो तो खुद बर्बाद है, वो साइड वालों को बर्बाद करना चाहेगा। हमारा देश अच्छा खाता-पीता देश है और मोदी जी ने एक मंच पर बोला, मैं अक्सर उनके वक्तव्य सुनती हूँ मोदी जी के। मोदी जी ने कहा कि मेरे संग बराबरी युद्ध में मत करो, मेरे संग बराबरी करो एजुकेशन में, मेरे संग बराबरी करो युवाओं की ताकत में, मेरे संग बराबरी करो देश को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे संग बराबरी करो कोल्ड में। इसमें बराबरी करिए, युद्ध में तो लोग मरते ही हैं और कुछ नहीं है, तो वो बराबरी कर नहीं पाए, तो एक-दूसरे के ऊपर गोला मार तो लो जी। हिंदुस्तान को कैसे तंग करना है करो, हिंदुस्तान तंग नहीं होने वाला, हिंदुस्तान बहुत अच्छी स्टेटस पर है और बहुत पावरफुल स्टेटस पर है। बिल्कुल मैम, आपके कार्य को देख के जैसे आपने पावरफुल की बात की तो पावरफुल तो आप भी हैं। आपकी आगे क्या मतलब जर्नी को मैं समझूँ आप आगे क्या-क्या चीज़ें करना चाह रही हैं और इस पद से उस पद तक जाने का क्या कारण है? मैंने आपको कहा ना, बोनी को कोई नहीं ठाकता, अच्छा और बुरा सब किस्मत से मिलता है। किस्मत पे पूरा विश्वास करती हूँ और मैं वोट की राजनीति नहीं करती हूँ। वो आगे राजनीति पता नहीं कहाँ ले जाए, कहाँ नहीं ले जाए, आपको कुछ नहीं पता। आप अगले साल अगले कदम जो प्लेन में चढ़े थे, क्या उन्होंने सोचा था ये हमारी लास्ट जर्नी है? नहीं सोचा था। मैं लंबी श कल के लिए नहीं सोचना चाहती, आज को सुनहरा करना चाहती हूँ। जिस सीट पर मुझे बैठाया है, उसको बेस्ट देना चाहती हूँ लोगों को। कि लोग बोले कहीं भी रहूं कि हाँ रेनू चौधरी ने जो काम करा, कभी इतनी लंबी लकीर हो रेनू चौधरी की कि हर एक व्यक्ति याद करेगी रेनू चौधरी ऐसा पार्षद, या रेनू चौधरी जिस मुकाम पर थी उस मुकाम पर कोई कोई सी नहीं है, बिल्कुल। मैम आपके फ़ादर साहब भी इसी जी रहे हैं और उन्होंने भी बहुत कार्य किया है हिंदुस्तान के जी।
तो आप बता रही थी कि वो आपको मना कर रहे थे कि नहीं आप नहीं आइए नहीं कि मेरा मेरा जो समाज है गुर्जर समाज है। मेरे समाज में महिलाएँ राजनीति पिता या पति के सहारा लेकर करती हैं। अब मैं एक्चुअली मैं थोड़ा-सा बोल्ड टाइप हूँ, मुझे सहारे की थोड़ा-सा कम है, ऐसे बंसी वाले के सहारे के अलावा पति या पिता के सहारे की कम ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे फादर मैं बोलती थी कि मुझे राजनीति करें, नहीं-नहीं लड़कियों के लिए राजनीति नहीं होती। मैंने कहा लड़कियों के लिए ही राजनीति हो, आप तरीके से करो तो वो ही राजनीति करेगी। जो लड़कियाँ जो औरतें मन में ठान लेती हैं, आप ये देखिए चाहे घर में ताने चाहे बाहर ताने, वो कर छोड़ता उनमें पैशन होता है, अच्छा या बुरा करने का, वो दिशा आपकी है। हाँ। कोई अच्छा कर रही हैं, कोई और सी औरतें बहुत अजीब घटनाएँ भी हमारे सामने हुआ कर रही हैं। तो अभी तक उन्होंने दिमाग में ठाना होगा ये करना है मुझे, हाँ, वो कर दी और जिन्होंने अच्छा करा है वो भी अच्छा कर बिल्कुल मैम। मैम जैसे कि अभी आपने बात की बहुत सी औरतें बहुत गलत भी कर रही हैं। इस समय जो हमारा पुरुष समाज है काफ़ी डरा हुआ है शादियों पे कि क्योंकि जो महिलाएँ हैं वो लोग मार रही हैं, अपने पतियों को मार रही हैं। एक ज़माना था कि गाँव में जला दी जाती थी महिलाएँ, लेकिन एक ज़माना है कि पुरुष खुद मार रही है महिलाएँ। तो उस मुद्दे में आप क्या कहना चाहोगे? बदलाव सृष्टि का नियम है, बदलाव सृष्टि का नियम है। पहले औरतें डरती थी कि पति के घर जाऊँगी तो क्या होगा? अब पति डरते हैं औरतों को घर ले आऊँगा तो क्या हो? सृष्टि का नियम में बदलाव हुआ है। पहले औरतों को मारते थे, चुपचाप रहती थी, जी बाप पिता को फ़ोन मिलाया, पिता ने फ़ोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं बेटी तुझे जमना है। जब गई है तो डोली में गई है, वो पुरानी टाइप से अर्थी में आना है। अब वो कहती है मैं क्यों आऊँ अर्थी में? मैं तो भेजूँगी। अब सृष्टि का नियम है, अब इसमें मैं क्या टिप्पणी करूँ, वो तो पता नहीं बदलाव हो रहा है। सृष्टि बहुत बुरी तरह से बदल रही है। मगर ये मैं भी एक बात और कहना चाहूँगी, महिलाओं को बड़ा पेशेंस वाला और सहनशीलता वो होना चाहिए हाँ। और सच में ही होना चाहिए। धरती है ना, धरती को महिलाओं से सँभालने वाला धरती की तुलना महिलाओं से की गई है। तो धरती बने रहिए, ज़्यादा उधम मत करिए। नहीं करना, नहीं रहना छोड़ दो, कोई बात नहीं है। दूसरे की जान से मत खेलो। बिल्कुल मैम, ये तो फ़ायदा मैम एजुकेशन हो, ठीक है? या कार्य पद्धति पे जाने वाले लोग हों, जिनको काम नहीं मिल रहा है, बेरोज़गारी है। हमेशा जब भी मुद्दे आते हैं ना बीजेपी पे जब भी बार होता है, तो ये होता है कि बेरोज़गारी कटौती हो रही, आपने महँगाई बढ़ा दी, आपने टैक्स बढ़ा दिया, आप एजुकेशन को देखिए और मेडिकल को देखिए, हमेशा ये मुद्दे उठ के आते हैं। तो इसको लेकर आप क्या जवाब देना चाहेंगी? जितने भी आपके विरोधी हैं, अपोज़िशन में बैठे हुए हैं और जो हमेशा बोलते हैं कि आप बोलने लायक तो बचे रहेंगे? क्या बेरोज़गारी शुरू से देश में जब से देश आज़ाद हुआ, जब से थी नहीं क्या? थी? मोदी जी को आती चुटकी बजाती बेरोज़गारी खत्म हो जाएगी। जहाँ-जहाँ वो रोज़गार निकाल रहे हैं, वो जहाँ-जहाँ निकल सकते हैं, जहाँ खाली ऐसा तो है नहीं कोई वैकेंसी हो ना और लोगों को निकाल कर आपको नए रोज़गार देने लगे। जहाँ रोज़गार के लिए जगह खाली हो रही है, वहाँ रोज़गार दिया भी जा रहा है। ये सरकार आई है, सरकार पे विश्वास करिए। जहाँ 60 साल एक सरकार पे विश्वास करा, एक दूसरी सरकार पे 10 साल भी विश्वास नहीं हो पा रहा है। मोदी जी से इतनी इच्छाएँ बढ़ गई हैं, मैं सच बता रही हूँ। एक नॉर्मल एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ, जो बहू सबसे ज़्यादा काम करती है, उससे लोगों को बड़ी इच्छाएँ होती हैं। या ये दोपहर में भी उठ के काम करेगी, रात में भी करेगी, कभी मना नहीं करेगी, बिल्कुल। क्या पहले आतंकवादी हमला कभी हुआ नहीं था? जो बिल्कुल हमेशा होता था। आपको पता है सरहद पे कितने लोग मर जाते थे? एक बम ब्लास्ट अब मैंने एक इंटरव्यू सुना, एक सैनिक का इंटरव्यू, इतना अच्छा बोला उसने कि मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि जो हालात परिस्थिति है उसको आप देख लो, आप अपना फैसला लो। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने मेरे ख्याल से नहीं बोला। नहीं। और ये हमें इच्छा इतनी हो गई है, अरे जी लड़ाई हो गई, अरे जी इतने लोग उनको गुजरे हैं, उनके संग घटना हुई है तो आप तुरंत हमला कर दो। पहले भी हमेशा होता रहा है, बहुत लोग मरते थे सरहद पर, मगर पता भी नहीं चलता, नहीं पता चलता। अब ये है मोदी जी का ज़माना है, हमारे ये और प्रधानमंत्री का है, वो तुरंत जवाब देते हैं और जवाब भी ऐसा देते हैं कि सामने वाला उससे घबरा जाए। बिल्कुल मैम। जैसे कि मैम आपने बात की कि हमले पहले भी होते थे। मैम बम ब्लास्ट कितना बड़ा मुंबई में हुआ था। यहाँ दिल्ली में ही सुनने को इतना बड़ा बम ब्लास्ट बहुत बड़ा हुआ। इतने सारे बम ब्लास्ट होते थे ना लोग रोते थे, सिर्फ रोते ही थे, काम नहीं मगर जनता वही है, इच्छाएँ बदलनी मोदी जी से इच्छाएँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी हैं, क्योंकि मोदी जी ने कर दिखाया है। देश को इतनी तमन्ना, इतनी उम्मीदें, मगर मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता होगा, प्रधानमंत्री हैं देश के, सारी कंट्रीज़ को सँभालते हुए, यूएन को सँभालते हुए उनको निर्णय लेना पड़ता है। उनके ऊपर भी प्रेशर उतना ही बनाइए जितना चाहिए। बिल्कुल।
मैम दिल्ली में अब क्या-क्या नया आने वाला है? क्या-क्या देखने को मिलने वाला है? और यमुना का जो प्रोजेक्ट है उसको लेके तो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि कब वो पल आएगा जब यमुना जी हमारी बहुत ही साफ-सुथरी हो। नहीं 25% 25 से 30% स्वभाव वही है होगा। हाँ, 25 और अब थोड़े जागरूक हुए हैं लोग जब से श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी आई हैं, जब से बड़ा जागरूकता आई है। लोग अब जो उसमें डालते थे ना, वो डालना बंद ही दे रहा है और होगा बहुत अच्छा होगा और बसें चलाई हैं आपने देखी हैं, हाथ से चल रही हैं। बिल्कुल। रेखा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कदम उठेगा क्योंकि महिलाएँ रूट तक जाती हैं, उनको पता है कि जनता की क्या डिमांड। बिल्कुल। अभी रिसेंटली रेखा गुप्ता जी को भी बहुत गंदी तरीके से थ्रेट कॉल आया था कि मार दिया जाएगा, मर्डर कर दिया जाएगा आपको और इस चीज़ के ऊपर कार्यवाही चल रही थी। तो जब उनको थ्रेट कॉल आया तो उस वक़्त क्या स्थिति रही होगी वहाँ? ये बीजेपी के सिपाही हैं, इनको कितने ही आ जाए, कोई डरते नहीं है, काम करना है, सिर पर कफन बांध कर रोज निकलते हैं। शाम को घर पहुँचते हैं कि हाँ, कफन उतार रहा है, बच गए हैं। हमें कोई टेंशन नहीं है, कितना ही कोई धमकी दे दे, कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। देश की सेवा करेगा, निडर होकर करेंगे। मैम शेर हो। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जब आप रोड पे आ जाते हो ना, तो आप या तो सामने वाले के लिए बिल्कुल प्रस्त कर देते हो या कुछ कर नहीं करते। नली को जो प्रस्त करने आए हुए हैं सामने वालों को जो विपक्ष या जो वो है सा आपको बेहतर दिल्ली मिलेगी, बेहतर दिल्ली क्यों रेखा गुप्ता जी को भी मुश्किल से हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी को 3 महीने हुए। हाँ, 3 महीने में इतनी इच्छा मत करिए कि 3 साल की पूरी इच्छा कर लें या 30 साल की कर लें। व ये आपने शीला जी को 15 साल दिए और आपने केजरीवाल जी को 10 साल दिए। अब हमारी मुख्यमंत्री जी को कम से कम 5 साल तो दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी अभी केजरीवाल जी ने एक जगह पॉडकास्ट दिया था, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी इस जगह का। वहाँ पे उनसे पूछा गया कि आपका बेटा भी आएगा राजनीति में? तो उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिया कि हाँ, आएगा, लेकिन मेरी पार्टी से नहीं आएगा, वो किसी बोरेबा से आएगा, बीजेपी से आएगा, बीजेपी से आएगा। मैं आज आपको बता रही हूँ उनके सारे निगम पार्षद भी सोच विचार अच्छे नहीं हैं। वो केजरीवाल जी के विचार अच्छे नहीं हैं। केजरीवाल जी का इतनी बहुमत आई थी सच में रिकॉर्ड तोड़ थी। कभी जनता ने इतना विश्वास किसी के ऊपर उन्होंने जनता का विश्वास तोड़ा है। मेरे ख्याल से जनता को कभी कुछ ऐसे एक पार्षद और एक विधायक भी नहीं आना आगे। जनता ने सोच लिया। बिल्कुल। क्योंकि मैम जब वो आ रही थी, उनका जो रूपरेखा थी ना दिखाने की, कोई पे अटैक होता मैम ग्राउंड लेवल पे जाके झाड़ू लगा लें, कपड़े नॉर्मल पहन रहे। उन्होंने एक स्टेटमेंट पास की थी कि मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं किसी तरह की सुविधा नहीं उठाऊँगा, मैं नायक का हीरो हूँ। लेकिन उसके बाद उन्होंने खलनायक वाला काम कर दिया था। ये नेता नगरी भी सबको सूट नहीं करती है। इसमें समाई होनी बहुत ज़रूरी है और वो केजरीवाल जी में समाई नहीं थी, अचानक लूट-मार का धंधा शुरू कर दिया। जो देशभक्त होता है वही इसको समा सकता है, हर एक व्यक्ति नहीं समा सकता। अभी उनकी बेटी की शादी हुई थी, वो कह रहे थे कि मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, मैं ज़्यादा पैसा नहीं रखता, सैलरी जितनी होती थी उतना ही रखता था। आप शादी देखते हैं आप एक बारी। नहीं, अब केजरीवाल जी तो दिल्ली के सीएम रहे हैं, तो शादी तो जलवे वाली होनी थी। बिल्कुल, जलवे वाली होनी थी और देखने दिखाने लायक होनी 10 साल सीएम रहे हैं और क्या-क्या घोटाले हुए हैं, शराब का घोटाला, इसका घोटाला, उसका घोटाला, तो केजरीवाल जी का तो जलवा था। बिल्कुल। मैम अगर आपको हमारे दिल्ली के अंदर 5 चेंज करने हो, मैं पोज़ीशन वाइज़ नहीं बोल रही, वैसे भी आप 5 चेंज ऐसे दिखते हो बिल्कुल है हाइलाइटेड कि भाई मुझे ये 5 चेंज करने ही करने हैं दिल्ली में। तो वो 5 चेंज ऐसे कौन से रहेंगे कि आप चाहोगे कि 5 बदलाव तो आ ही जाएँ? मैं अपने क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है, दिल्ली के बारे में हमारी काबिल मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी। फिर भी अगर आप सपना देखें कि भले नहीं, बिल्कुल सपना नहीं देखा है। अरे दीदी बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं सपना देखना ही नहीं चाहती हूँ। मैं अपना पार्षद ही बहुत अच्छे ढंग से सँभाल रही हूँ और मेरे पर आशीर्वाद अपने शेष नेतृत्व का बना रहे। यही चाहूँगी, अपने क्षेत्र में जो चाहूँगी अच्छा करूँगी। जो ज़िम्मेदारी दी है उसको करूँ। जो ज़िम्मेदारी नहीं है उसके सपने नहीं देखती। जो भाग्य में है वो मुझे मिलेगा। भाग्य से ऊपर कुछ नहीं सिर्फ लोग कहते हैं जी आप एंक्रोचमेंट हटाते हो, आपको डर नहीं लगता वोट का। मैंने कहा मेरे भाग्य में मैं कभी भी आ और भाग्य में नहीं होगा, कुछ भी नहीं करूँगी, घर में बैठी रहूँगी, जब ये 10 दुश्मन बन जाएँगे, नहीं आ पाऊँ। तो कोई टेंशन नहीं है, ज़िंदगी में मज़े में जीना है और अपने कर्म करके जीना है ताकि शाम को सोऊँ तो सोचूँ मैंने द जिसने मुझे वोट दिए उसके लिए मैंने कुछ करा है। बिल्कुल मैम। मैम आपने बोला डर नहीं है, मैम जैसे कि मैम को भी काफ़ी लोगों का मतलब कॉल आए डराने के लिए, धमकाने के लिए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? और अगर हुआ है तो आपकी भी फैमिली होगी, आपके भी बच्चे होंगे, बच्चों को लेकर आपको डर नहीं लगा कि मैं बाहर इतने निडर होके काम करती हूँ, इतने लोगों के बीच में काम करती हूँ, कभी कुछ नहीं कोई अगर
बताना नहीं चाहती, एक आध फ़ोन मिला देते हैं तो लेकर मैंने कहा गाड़ी लेके चलो जहाँ से फ़ोन आया पता करो कहाँ से आया। उसके पास ही चलते हैं, उसकी बैंड बजाते हैं। फ़ोन मिलाएगा हमें, मैंने कहा अब उसे ही बताते हैं किसको क्या कहते हैं। वो उसका अब लोगों ने मिलाना ही बंद कर दिया। हाँ। ओह वाओ! मैं वाह! सच में दबंग हूँ। मैं सच में नायिका मुझे मुझे ना इधर दिक्कत होती है। या तो मैं गलत हूँ तो मैं मानती हूँ, 10 लोगों में बोलूँगी सॉरी गलती हो गई। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर तो उसके घर में घुस के मारना है जिसने मुझे गलत बोला है। वे मिलना मेरे पर ना, ना आपने पार्कों में बहुत अच्छा सुधार किया है। अभी आप आपके एरिया के जो पार्क्स थे ना, आपको तो पता ही होगा किस तरह के थे वहाँ। नशा, पत्ती, सिगरेट और भी बहुत सारे ऐसे नशे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी स्क्रीन पे। आपने वहाँ पे जाके उनको रोका और वो जगह पूरी साफ कराई। वो निर्णय लेने का कैसे आपने सोचा उसने वो मेरी ज़िम्मेदारी है। आप जनप्रतिनिधि किस बात के हो? जब कायर हो तो आप जनप्रतिनिधि नहीं हो। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि मतलब आप आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो या गर्मी हो, आपको बाहर निकलना है। आपको वोट सोने के लिए नहीं दी, आपको अपने क्षेत्र को सोना बनाने के लिए दी। सोना है तो आराम से घर में सोइए, कोई बोलने वाला भी नहीं, कोई जगाने वाला भी नहीं। हाँ, मगर आप जगे हो तो क्षेत्रवासियों को भी जगाओ और जो गलत हो रहा है उसको भी जगाओ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम, आपकी ये सोच, आप अपने पद को बहुत अच्छी तरीके से निभा रही हैं। आपके पद के जैसे और भी एरियाज़ में पद है मैम, लेकिन इतना एक्टिवली काम नहीं हो रहा बहुत सारी जगहों में। अगर मैं अपनी क्षेत्र की बात करूँ, तो मैं खुद भी अपने क्षेत्र से थोड़ी नाखुश हूँ और मैं पहुँच भी नहीं पाती हूँ। मेरे ना जैसा आपको आपके पास तो देखिए मैं किसी के थ्रू नहीं डायरेक्ट कॉल किया मैम, आना है आ गई, ठीक है। आपके मैंने भी देखिए बहुत सारी यहाँ पे जनता भी बाहर बैठी थी, आपका वेट कर रही थी, आपने उनसे बात की, बुलाया। हाँ, मैं राउंड पे थी, आप ही राउंड पे आई लेकर आई हैं। उसके बाद भी आपके ऑफ़िस में जब मैं आई, 5-6 लोग बैठ के इंतज़ार ही कर रहे थे कि मैम आएँगी तो उनसे बात करना है। मैम ये हर जगह नहीं है, आपको लग रहा है कि आप निभा रही हैं इस चीज़ को परफेक्टली, हर कोई नहीं कर रहा हो। जो नहीं कर अभी अभी आपने मुझे बताया ना केजरीवाल जी का जिसने ठदुलिया बस का नाम नहीं लेना चाहा, तो मेरे साथियों के लिए बहुत काम करते हैं वो भी। हाँ, कोई चमकता है, कोई नहीं चमकता, वो भी बहुत काम करते हैं। बिल्कुल। मेरे पार्षद साथी सारे काम करते बिल्कुल, बिल्कुल। मैम जो आज की यूथ है, जो आज के पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, उनके उनको आप क्या बोलना चाहेंगी लाइफ में ऐसी कौन-सी चीज़ें करनी चाहिए, जिससे ग्रोथ बढ़े? क्योंकि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके पीछे आज का युवा भाग रहा है। जैसे नशा हो गई, प्यार, मोहब्बत हो गई मैम, हैं। नकली, सब नकली। हाँ, दिखावा हो गया बस। सब नकली है, सब नकली है। प्यार मोहब्बत बेटा तुम्हें डाइवर्ट करने के लिए करा जाए, चाहे लड़कियों से करे, चाहे लड़कों से करे। ये डाइवर्शन है आपका। आपको अगर कोई अच्छा चाहेगा तो वो कहेगा पहले तू पढ़, फिर हम बाद में प्यार मोहब्बत करेंगे, पहले तो कोई मुकाम हासिल कर। जो भी आपको इस उम्र में डाइवर्ट करता है वो समझो सबसे बड़ा दुश्मन है। और एक और मैं बोलना चाहूँगी अपने युवाओं को, आप हमेशा बात करते हैं, फ़ोन पे लगे रहते हैं, जहाँ हैं वहाँ पर रहिए। पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे पढ़िए। माँ-बापों के संग बैठे तो उधर बैठिए, फ्रेंड्स के संग है तो उधर बैठिए। चाहे आप आधा घंटा या 1 घंटा ही दे रहे हो, अगर मन से जहाँ भी दोगे ना, वो रिश्ते भी मजबूत होंगे, पढ़ाई भी मजबूत होगी और नई मुकाम हासिल करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो फ़ोकस नहीं आ रहा लाइफ में। नहीं आप देखिए ना माँ-बापों के संग बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, माँ-बाप हुँ। बोलेंगे अब उल्टा चल गया है, चलन बहुत उल्टा हो चुका है। माँ-बाप बोलने से डरते हैं, वापस 10 बात सुननी पड़ जाएगी। तुमने मेरे लिए क्या कहा? तुम्हें बुलाया? तुम वो लाए? बच्चे बताते हैं, माँ-बाप फिर जाते हैं, यार नहीं दिमाग शुरू हो जाएगी, चुपचाप खाना ही खाने दो उसको कौन दे बच्चों से ये कहना चाहती हूँ माँ-बाप ही है, माँ-बापों को माँ-बाप ही समझिए जो अच्छी दिशा माँ-बाप बता पाएँगे वो ज़िंदगी में कोई भी नहीं दे पाए। आगे जाके बीवी हो जाती है, बहुत से रिश्ते बन जाते हैं मगर जो माँ-बाप पहली सीढ़ी चढ़ाते हैं ना वो ज़िंदगी भर आपके लिए खड़ा आते हैं। उस सीढ़ी पर ज़रूर चढ़िए। उनके कहने से उँगली पकड़कर जैसे एक कदम चलना सीखा है, ऐसे ही अपने मुकाम जो तरक्की का मुकाम है उसके कहने से चलिए, सच में बेहतरीन मुकाम मिलेगा। वही। अब थोड़ा-सा अटपटा सवाल लगेगा वहाँ को, इसलिए लगेगा क्योंकि वो यहाँ से बाहर का है। अगर हम दीदी की बात करें, बंगाल में जो दीदी है ना? वहाँ पे इतना गुंडे वाला हिसाब-किताब है, दहशत फैली हुई है, डर फैला हुआ है। अब वहाँ पे हम भी नहीं आ पा रहे हैं, अभी बीजेपी भी नहीं आ पा रही है। तो दीदी को आप कभी कुछ कहना चाहेंगी दीदी? मुझे भी खतरनाक धमकी दिलवाना चाहती हो क्या तुम? नहीं, यही चाहती हूँ ना मैं दीदी के पास जाऊँ। फिर हाँ, मुझे भी खतरनाक धमकी दीदी दीदी का राजनीति का तरीका बहुत गलत है, बहुत गलत है। बिल्कुल, नेगेटिव लोगों को खड़ा करना, उनसे हंगामा करवाना वो राजनीति नहीं है, वो गुंडागर्दी। बिल्कुल। राजनीति की परिभाषा अलग होती है।
यस, राजनीति की परिभाषा शांत और शांति, अमन देश अपना वो होना चाहिए, जहाँ भी आप राज्य में राजनीति कर रहे हो, वो बहुत अलग है। इसलिए चल पा रही है, गुंडागर्दी से चल रही है। बीजेपी गुंडा नहीं है, बीजेपी शांत पार्टी है और देश को शांति से चलाना चाहती है। लेकिन हम दबंगई की बात आती है तो बीजेपी तो आ ही आती है। जब भी दबंगई की बात आती है, बीजेपी की लीडर्स आप दबंग होना गुंडागर्दी नहीं होता। यस, सही और गलत को चुनने वाला भी दबंग होता है। बिल्कुल। दबंगाई गुंडागर्दी नहीं होता, इसमें दोबारा डिफरेंस बिटवीन करिए। हाँ, दबंगाई गुंडागर्दी नहीं है, नहीं। दबंगाई सही और गलत को बताने वाला है। ये सही है, ये गलत हो, उसको दबंग कहते हैं। कि आप सही और गलत को बताओगे, नहीं भाई तू गलत है, ये काम नहीं होना चाहिए, तू सही है, तेरे लिए सर झुकता है, तो ये हो। नहीं, आरोप के भी लगा दिए जाते हैं ना, कई सीरियस प्रश्न को उठाए के भी जब भी बोलते हैं ना लोग कि हाँ ये तो दबंग है तो दबा देते हैं। जैसे कि योगी जी की बात आती है ना, हाँ वो तो गुंडा राज चलाते हैं। लोग बोलते हैं ऐसा, तो मैंने इसीलिए बोला कि भाई आराम से जान के। गुंडा राज क्या, आपने यूपी में गुंडा राज तो खत्म हो गया। यस, आप मुजफ्फरनगर आज से 2010 में जा पाते थे? नहीं, सच में नहीं। मैं हरिद्वार जाने के लिए सोचती थी तो समय देखती थी कि हरिद्वार जा रहे हैं तो क्या समय हम पहुंचेंगे, ताकि हम दिन में क्रॉस कर सकें। नहीं था, वहां पर लूटपाट बहुत थी। बड़ा प्रशासन बहुत अच्छा हो गया महमूद। योगी जी ने जो करा है ना, अनुशासन कर दिया बिल्कुल। बिल्कुल। जो भी आप ये क्या सोच रहे हैं, आप जो 35 है और 370 हटी है, क्या मुजफ्फरनगर में कत्लेआम नहीं होता था? मैम बहुत होता था। तो आप ये बताइए, योगी जी के राज में जो शांति से हो पाया और जो अच्छा 3 तलाक का जो निर्णय लिया, बहुत अच्छा। 3 तलाक एक औरतों के लिए, मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं बताना चाहती, हैरासमेंट है। 3 तलाक एक हैरासमेंट था औरतों के लिए, ये और जो उन्होंने खत्म करा, सच में उनके लिए पता नहीं मुस्लिम महिलाएं थैंक्स करें ना करें, मैं सच में सिर झुकाकर धन्यवाद करना मैम चाहती 3 हूँ तलाक पर अपने नरेंद्र मोदी जी को। बिल्कुल। मैम 3 तलाक की आपने बात की, वो सच में एक हैरेसमेंट ही था, क्योंकि आपकी उसमें अनुमति नहीं थी, वो खड़े होके कहीं भी कितने नहीं, आप बात कर रहे हो, आप अभी एक मूवी देखी मैंने, हाँ। आप बात कर रहे हो फ़ोन पर, अगर पति को खाना नहीं दिया 3 बारी उसने बोल दिया तलाक, तलाक खत्म। ओके, मतलब मैम कहीं न कहीं अगर मुझे बस एजुकेशन युवा बहक जाते हैं। या तो लड़की बहका लेती हैं, लड़के बहका लेते हैं और उनके संग कुछ ना कोई मिसहैपनिंग होती है। तो इसलिए अपने माँ-बापों को ज़रूर कॉन्फिडेंस में रखिए। जो युवक हैं अपने माँ-बापों को कॉन्फिडेंस में रखिए। बिल्कुल। मैम जो इल्लीगल प्रॉपर्टीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क चलते हैं, उनके ऊपर आप किस तरीके से कार्य करते हैं? मैं ज़्यादातर ये इल्लीगल प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, वो एमसीडी गौर करती है, अपना एमसीडी इस पे एक्शन लेती है, जो भी लेती है उसके बीच में मैं नहीं बोलती। अगर किसी के संग गलत हो रहा होता है, तो खड़े होकर उसको रुकवाती। बिल ये ज़रूर है। बिल्कुल मैम। मैम आपके थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस कर दो लाइफ को लेके, ये राजनीति की तुमने बहुत सारी बातें करी। आपकी लाइफ का मैम कहूँ सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कब रहा? आपको ऐसा लगा कि मैंने कुछ तो किया है अपनी ज़िंदगी में? जब मैं पार्षद, नहीं तो 2007 से मैं संगठन में काम कर रही हूँ। हाँ। मगर जो मैं पार्षद बनी ना 2022 में, बड़ी विपरीत स्थिति थी। जो राजनीति में होता है, आपके जो दुश्मन होते हैं वो आपको, ये समय सबसे गंभीर होता है लेखा खेल। जब वो चुनाव लड़ रहा होता है, नाजुक समय होता है कि कोई भी कुछ बोलता हो, बहक जाता है आदमी, वोटर्स बहकते हैं। तो मुझे सच में बता रही हूँ, 2 घंटे सोती थी सर। पूरा समय 1 महीने 2 घंटे सोई। 2 बजे सोती थी और 4 बजे नींद खुल जाती थी कि यार ब्लैक ना कर जाओ, इस सीट को हार ना जाऊँ। मेरी वजह से भाजपा आज तक हारी नहीं है और अब हार जाएगी 2007 से। तो मुझे ये टेंशन चली थी, 2 घंटे सोती है और जिस दिन जीती ना, सच में बता रही हूँ, इतनी खुशी हुई कि मुझे खुशी का एहसास ही खत्म हो गया। मैं यार खुश हूँ आज। क्या पाया समझ ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था कि पार्षद बहुत बड़ी चीज़ है या डू और डाई था, नहीं। स्वाभिमान की लड़ाई थी, सम्मान की लड़ाई थी, झूठ और सच की लड़ाई थी। उनको उसको मैंने जीता। मैम बहुत बहुत मेहनत लगती है आप। बहुत नहीं, लोगों ने ना लोग, एक तो ताकतवर महिला होती है, अपने लिए ऐसा नहीं बोल रही मैं, थोड़ी बोल्ड महिला होती है तो उसको सोचते हैं लेट डाउन रखो, अगर ये कहीं अच्छी पोस्ट पर आ जाएगी तो इसलिए हमको तंग करेगी। तो लोग ना बड़ा नेगेटिव माहौल बना दिया था। और उस नेगेटिव माहौल में बंसी वाले ने, ठाकुर ने मेरी इतनी सहायता करी कि लोगों में हार का सामना नहीं करा, जीत का सामना करा। बहुत लोगों का धन्यवाद देना होता है, बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे वोट दी, सच में बहुत विश्वास किया। चुनाव चलते हुए में मैं एक बारी सोसाइटी की पूरी लोग सवेरे सुबह-सुबह जाती थी पार्कों में मिलने। तो जब लास्ट डे था, कन्वेंसिंग बंद होने वाली थी, बहुत डर था, सच में मुझे बहुत डर था
कि मेरे सामने जो लड़ रहे थे वो 2-3 बारी चुनाव लड़ चुके थे, पूरे वार्ड को 2-3 बारी घूम चुके थे और मैं पहली बारी घूम रही थी। अब मैं पहुंची तो चाय वाय की व्यवस्था करी थी दूसरी पार्टी ने, जो मेरे सामने वाले अपोजिट डिवीजन में थे। हाँ, उन्होंने चाय वाय की पार्टी और वो सब्जी और कचौड़ी की कर रखी। मैं पहुंची, मैंने नमस्ते नमस्ते कहा। वो सारे बुजुर्ग बैठे हुए थे, हंसी सोसाइटी से। तो मैं कहा, "बहू जी आशीर्वाद दीजिए।" मैंने सबके पैर छुए, पैर छूने वो भी वहीं पर थे, जो दूसरी पार्टी थे वो भी वहीं पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला, मैं कहा, "बहू जी आशीर्वाद दीजिएगा।" तो उन्होंने ऐसे एक पेपर लिया और मुझसे बोला, "आशीर्वाद तो दे दिया हमने, जिसको दिया है ये रहा।" नहीं, मैंने अपने हाथ में दिया। बड़ा अजीब सा दुख सा हुआ, मैंने सोचा शायद से दूसरे वाली पार्टी का नाम है। मैंने वो खोला तो मेरा पैम्पलेट था। सच में उसी दिन मैंने सोचा कि देखिए 24 घंटे बाद चुनाव थे। मैंने कहा मैं जीत गई इसका मतलब। आशीर्वाद कि लोगों ने विश्वास किया, भगवान माँ सरस्वती विराजमान थी मेरी वाणी पर, जो मैंने बोला लोगों ने विश्वास किया और उनकी कसौटी पे खरा उतरना चाहती हूँ। और आज तक चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, हमेशा आपको क्षेत्र में दल आइकॉनिक। मैम ये चीज़ तो आपकी काबिलियत तारीफ़ है। जो वादा करूँगी वो करूँगी, बिल्कुल। और जिस चीज़ की ऋणी हूँ, अपनी जनता की ऋणी हूँ, अपने लोगों की ऋणी हूँ, उनका ऋण उतारूँगी। जो वोट देकर उन्होंने मुझे ऋण चढ़ाया है, उसका काम कर कर ऋण था। बिल्कुल मैम। मैम आपका ये सबका बचपन से ही रहा है कि आपको कुछ कार्य करना है अपने देश के लिए? 10-12 साल की थी, डैडी राजनीति कर्मी। अरे नहीं, नहीं राजनीति नहीं करते। मैंने कहा लड़कियाँ नहीं करती हैं, राजनीति तो करूँगी मैं। आप नहीं करवाओगे, आगे वाले से करूँगी, कोई टेंशन नहीं। तो वो जुनून था, राजनीति करनी है। किसी जब मैं दे अब इस दुनिया को छोड़ूँ तो किसी बीवी के नाम से ना पहचानी जाऊँ, किसी की माँ के नाम से ना पहचानी जाऊँ, किसी की बहू के नाम से ना पहचानी जाऊँ, ये पहचानी जाऊँ कि हाँ, एक रेणु चौधरी ने अपना देश दे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये चीज़ तो होनी चाहिए हमारे देश की हर महिला के अंदर। जैसे कि आपने बीवी की बात की, कितनी भी लोगों ने एक सिनेरियो सेट कर रखा है कि ना वाइफ्स जो होती है ना, उनका घर पे बहुत कंट्रोल होता है। लेकिन मैंने तो सच बताऊँ, बचपन से बहुत सारी वाइफ्स को देखा है, अपनी मम्मी को भी देखा है, अपनी मौसी को भी देखा है, नानी को भी देखा है। लेकिन जो आपने बोला था पुरुष प्रधान समाज होता है, लास्ट डिसीज़न जो होता है ना घर का, वो हमेशा पुरुष ही रहता है कि किसकी शादी कहाँ होगी, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो इस आपके साथ भी ऐसा होता है आपके घर में कि आपकी चलती है? नहीं, फैसला साधने की चल मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती। अच्छा, बड़े मुद्दे मेरे छोटे आके हैं। आप क्लियर आउट कर दें। देखें, देश दुनिया के मेरे छोटे आपके। तो बैलेंस कैसे करते हो आप दोनों चीज़ों को? क्योंकि फैमिली को बैलेंस करना और आप जिस फील्ड में हैं, राजनीति में हैं, इसमें कोई समय का दायरा नहीं है। कब कहाँ जाना पड़े, किससे मिलने जाना पड़े, कुछ नहीं पता। ऊपर से फैमिली है अभी, है ना? क्या हैंडल करते हैं आप? मेरे मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं। वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। मुझे कहीं जाना हो तो जा। नहीं रोकियो मत, किसी भी चीज़ में टेंशन रख ले, हम संभाल रहे। बहुत कोऑपरेट मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेट करते हैं मुझे। मेरे से ज़्यादा खुशी उनको होती है। अगर मैं सोशल मीडिया पे चलती हूँ तो वो लोग उनको फ़ोन मिलाते हैं, आपकी बीवी जैसे आदमी जेलस करता है ना, कभी आज मॉर्निंग में उठे थे मुझसे 2-3 दिन बाद, 4-5 दिन बाद उन्होंने सोशल मीडिया देखा होगा, तो सुबह उठकर साढ़े 6 बजे थे, "हाँ, सुन, तेरे 257 हो गए।" मुझे समझ नहीं आया मेरा क्या 257 हो गया? मैंने कहा क्या होगा? बोले तेरे सोशल मीडिया में। अरे यार ये देख रहे हो? हाँ, मैंने ये देखा। तो उनको बहुत दिल से मतलब माँ दिल से है कि वो चाहते हैं कि मैं तरक्की। उनके अंदर मेल ईगो नहीं है ना, नहीं, इन्हें ज़्यादा आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी। तो जो बाकी पुरुष समाज है आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहती हूँ, या तो कुछ कर दिखाइए या करने दीजिए किसी, या तो कुछ कर दिखा दीजिए। हो सकता है आपकी बीवी में आपसे ज़्यादा काबिलियत है, तो वो अच्छा करे, बिल्कुल उसको भी मौका दीजिए। बिल्कुल। महिलाएँ घर में रहने के लिए नहीं है, अब 21वीं सेंचुरी है, उनको भी कुछ करनी थी। हाँ जी। मैम कोई भी कार्य अकेले नहीं होता, आपकी भी टीम है ना? आपकी टीम टीम जो है आपको आपको कितना सपोर्ट करती है? किस तरीके से सपोर्ट करती है? आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी थी। आइस जहाँ भी मैं पहुँची हूँ उनकी वज़ह से। आज रात मैं अगर अपनी टीम से बोलती हूँ ना, टीम में 4 मेरे बेटे हैं, उनको बेटा ही बोल, शायद से अपने बेटे से भी इतना अधिकार से ना बोल सकूँ, उनसे बोल देती हूँ, चलो वहाँ 7 बजे आना है, चलो 11 बजे आना है, रात में आज जागरण है। वो उधर मेरे से पहले खड़े होते हैं, पूरी व्यवस्था। सच एक अच्छी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिस भी मुकाम पर रहूँगी उनका हमेशा दिल से बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो मैम आपकी बातें और आपका जोश आपको पता है मैं और आप उन 3-4 कैमरामैन ही बैठे हैं पीछे। यहाँ का फ़ील ही नहीं हो रहा कि हम बैठे भी हैं। सिर्फ़ यही लग रहा है आप ही हो यहाँ पे। अरे ये क्या बात करता है बा?
मैं ये एनर्जी जो है आपकी, आपका जो ऑरा है, आपका जो कॉन्फिडेंट है, मैं चाहती हूँ पर्सनली भी कि मुझ में भी आए और बाकी समाज में जितनी लड़कियाँ हैं, सब सीखें इस चीज़ को, क्योंकि कार्य को कार्य के तरीके से करना आना चाहिए। देखो कॉन्फिडेंस सब में आता है मगर सपोर्ट करने वाला चाहिए भाई कोई। हाँ, आप सपोर्ट कीजिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप देखिए अपना विजन बड़ा करिए, आप लोगों से मिलेंगे कॉन्फिडेंस एक तो इनबिल्ट भी होता है और एक थोड़ा-सा मिलता है, आपकी फैमिली से ही मिलता है। आप कभी मनोबल हारते हैं, बहुत सी जगह होता है कि अब नहीं मुझे नहीं मिला, अब औरों को मिल गया। अरे यार यू आर द बेस्ट, लोग तेरे से चिढ़ते हैं इसलिए तुझे नहीं मिला, जाने दे, तू और भी चाहिए अच्छी चीज़ काम हासिल करेगी। आपको लगेगा ऑल इज़ वेल सब अरे जाओ। पॉज़िटिविटी भी रहती है, हाँ, पॉज़िटिविटी रहती है, कुछ नहीं, जो मुझे मिलना मेरे भाग्य देने वाला कोई नहीं देगा। मैंने अभी आपका पूरा इंटरव्यू लिया, आपने हर जगह कृष्ण भगवान कहा। इतनी देर से आप कृष्ण भगवान की तारीफ, कृष्ण भगवान साथ में भी है हमारे, है ना? और मेरे पूरे पूरे ऑफिस में, ऑफिस। तो कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ है जिसमें कृष्ण भगवान ने सच में आपको प्रूव ही कर दिया कि नहीं भाई मैं तो तेरे साथ ही हूँ? कोई ऐसा घटना या कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई है जिस स्थिति में लगा हो कि यार क्या घटना नहीं है, मैं सच में बहुत बहुत समस्या, बहुत दुविधा ज़िंदगी में हर एक के संग आती है। आप रईस हो, गरीब हो, अमीर हो, हर एक के संग आती है। सच में, कभी मंदिर में बैठ के कह दिया ना कि आज वो बहुत तंग हुआ, आज ऐसा है। मुझे पता नहीं चलता, मैं मंदिर जाती हूँ, बहुत रोती हूँ। मैं ज़िंदगी में किसी के सामने नहीं रोती। मैं अपने पति के सामने नहीं रोती। अपने माँ के सामने नहीं रोती हूँ कि मैं अपनी माँ से बोलती मैं हूँ, टेंशन लेनी चाहती। मगर मैं उधर जाकर बहुत कमज़ोर महसूस करती हूँ क्योंकि मुझे पता है जिसने मेरे परमात्मा का सबसे ताकत मैं बिल्कुल, उस दहलीज पर कमज़ोर है। ओह! बिल्कुल, तो इसलिए मैं जहाँ भी हूँ आज उनकी वजह से हूँ। प्रभु ने मुझे ऐसे-ऐसे रास्ते से बचाया है, ऐसे-ऐसे रास्तों पे चलाया है कि जो उनका पता नहीं ईश्वर अगर नीचे होते तो मन का ऋण भी नहीं उतारता। नहीं, आज प्रभु हैं इसलिए मुझे उतारने की भी ज़रूरत नहीं है, उनका धन्यवाद करती हूँ, दिन निकलती भगवान से दुआ करती हूँ, सुबह-सुबह उठती हूँ तो कहती हूँ भगवान सबसे पहले तो सद्बुद्धि रखी हो मेरे अंदर, दूसरा मेरा शरीर बहुत निरोगी काया रहनी चाहिए, तीसरा धन, दौलत, इज़्ज़त बरकत रहे, बिल्कुल और बच्चे स्वस्थ रहें, आप पति स्वस्थ रहें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपका आखिरी प्रश्न यही पूछना चाहूँगी। आपने बोला बचपन से मेरा सपना था राजनीति में आने का। तो कोई ऐसा नेता जिसको देख के आपने सोचा हो कि नहीं मेरे को राजनीति में आना ही है? देखो नेता तो अनेकों रहे हैं मगर इंदिरा गांधी एक आइडियल रहती है हर एक औरत की। उस दौरान में औरतें राजनीति नहीं ही करती। बहुत नैरो माइंड था हमारा देश जो था। बहुत छोटी संकुचित समाज से जुड़े हुए हैं हम लोग। और मैं वैसे भी थोड़ा ओबीसी समाज से आती हूँ, गुर्जर समाज से आती हूँ, तो बोल्ड नेक से राजनीति नहीं कर पाती। तो मैं इंदिरा गांधी को देखती थी यार क्या पैशन है। पहले तो गाड़ियों की दीवानगी और पीछे गाड़ी प्रोटोकॉल चलता है। फिर धीमे-धीमे देश के लिए आया कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो कहती रहती थी तो भगवान ने वो सुनी भी और वो सम्मान भी रखा कुछ करने के लिए भगवान ने प्लेटफ़ॉर्म दिया मुझे कई और कुछ कर दिखाने के लिए दिए। वेल बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके और आपकी बातें समझ के, क्योंकि बातें करने से नहीं बातें समझने से बहुत अच्छा। बिल्कुल, या तो बुजुर्ग कहते हैं या तो अच्छा और बुरा कहने से पहले या तो साथ रह के देखिए या साथ चल कर देखिए मैम जब आपको पता चलता है वो व्यक्ति कैसा है। बिल्कुल। मैम अपने पड़तागंज वासियों को कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल कहना चाहूँगी आप लोग स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहने के लिए मगर आप लोगों को भी योगदान देना पड़ेगा। एमसीडी आपके साथ है, आप उसमें आपको जहाँ हमारी ज़रूरत होती है हम खड़े रहेंगे, 50% आप काम करिए, 50% हम लोग करते हैं और पूरा साफ-सुथरा पटपड़गंज कहते हैं करेंगे और बनाएँगे सुंदर पटपड़गंज। आगे 5 सालों में यही आएगा कि हाँ, पटपड़गंज जैसा मोड़ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस पटपगंज को इतना स्वच्छ करने के लिए और इतनी अच्छी नेता बनने के लिए और मैं विश करूँगी कि आप इससे भी बहुत ऊपर जाएँ। आप जैसे नेता की हमारे देश को बहुत ज़रूरत है और आप तरक्की करें और ऐसे ही मैं बार-बार मैम का इंटरव्यू लेने आती रहूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया।